व्योम। नहीं, अब तो सिर्फ व्योम रह गया। मुझे मेरी जिंदगी ने और कुछ दिया हो न हो, मेरी तन्हाइयों को मेरे साथ हमेशा लगाए रखा। मैं अपनी तन्हाइयों से अक्सर बातें किया करता, अपने दुख की, अपने दिल में उमड़ रहे उन सारी भावनाओं की जिन्हें मैंने अपने माँ बाबा के लिए संजो रखा था। लेकिन मेरी तन्हाइयां अक्सर मेरी इन भावनाओं को पूरे ख्वाब में बदल देती हैं। हमारे मिशन के दरमियान पहली बार ये बातें मैंने किसी और से की। नहीं, किसी और को हमारे राज का पता चल गया था। कैप्टन व्योम, चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक है। डॉक्टर ज़ेन, मुझ पर ऐसी निगरानी क्यों रखी जा रही है? मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ कैप्टन व्योम। मेरी मदद? मुझे याद नहीं कि मैंने कभी किसी से मदद मांगी। ये बात तो मैं अच्छी तरह समझती हूँ कैप्टन व्योम कि आप जैसा आदमी दूसरों की मदद करने से डरता नहीं, लेकिन अपने लिए मदद मांगने के विचार से ही कांपता है। डॉक्टर ज़ेन, मैं यहाँ आपका भाषण सुनने नहीं आया। मैं सिर्फ यही कहने आया हूँ कि आपके यंत्र मेरे कमरे से निकाल दो। इसी वक्त ये मेरा हुक्म है। ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा? इतना कहने के जुर्म में ही मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ डॉक्टर ज़ेन। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप जैसा आदमी आप बोले जा रही हैं। आप मेरे जैसे कितने आदमियों को जानते हैं? यही कुछ 100 सवा 100 सवा 100 मेरे जैसे आदमी? आपके ही जैसे मेरे मरीज। मरीज? क्या हुआ है? हुआ कुछ भी नहीं, होगा। क्या? पृथ्वी पर जब मैंने आपके खून का पहला सैंपल लिया, तब से मैं आपकी निगरानी कर रही हूँ। उस दिन मैंने आपसे एक सवाल किया जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। कौन सा सवाल? यही कि आप अपने माता पिता के बारे में क्या जानते हैं। इस सवाल का मेरे खून के सैंपल से क्या संबंध है? सीधा संबंध है। आपके खून की जांच से ये जाहिर है कि आप सिर्फ मानव ही नहीं, कुछ और भी है। क्या मतलब? आपके माता पिता में से एक मानव नहीं है। तब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसा लगना चाहिए, क्योंकि कम से कम कोई तो ऐसा मिला जो मेरे माता पिता को जानता है, कोई तो ऐसा है जिससे मैं उनके बारे में बातें कर सकता हूँ। क्योंकि आज तक ये बातें मेरे और तन्हाइयों के सिवा सिर्फ मेरे बचपन के गुरु जानते थे, जिनके पास मैं थिक से मट पड़ने गया था। पर मैं जब भी उनसे पूछता तो वो सिर्फ इतना कहते कि वो जिंदा है। आपने जब आश्रम छोड़ा तब आपके गुरु ने कुछ बताया होगा। तब तक वो चल बसे थे और उनके सिवा मेरे बारे में और कोई नहीं जानता था। लेकिन कुछ तो पता होगा। नहीं। हाँ, कई बार एहसास हुआ। जब मैं छोटा था तब बार बार मेरे सपनों में एक उजला साया दिखाई देता, जिसे देखकर मुझे लगता कि मानो यही मेरी माँ है। कई सालों से यह सपना मैंने देखा नहीं, लेकिन आज फिर से मैंने यही सपना देखा। वही चमकता हुआ साया, जिसे देखकर मुझे लगा कि मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है, इतने करीब कि अगर मैं हाथ बढ़ाता तो उसे छू पाता। आपके खून की जांच के मुताबिक आपके माता पिता में से कोई एक है जो बिना कुछ बोले, बिना किसी यंत्र के, सिर्फ मानसिक तरंगों के जरिए आपसे बात कर सकता है। आपने सपना नहीं देखा कैप्टन व्योम, आपसे कोई बात करना चाहता था। मेरी माँ मुझसे... यही मेरा मानना है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ
इसीलिए मैं आप पर कड़ी निगरानी रखती हूँ। डॉक्टर जैन, आपका कहना है कि मेरी माँ मानव नहीं है, लेकिन जो सपनों में आती है वो तो मानव है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो अगली बार जब ये सपना आएगा तब आप अपनी माँ से बात कर पाएंगे। पर उसके बाद ना कोई सपना आया और ना ही मैं माँ से बात कर पाया। मैं भी अपने मिशन में व्यस्त होता चला गया, पर अचानक जब अपने मिशन के ही दरमियान विकल का पीछा करते हुए मैं 125 साल पीछे के समय में गया, तो मुझे एक शख्स को देखकर ऐसा लगा कि उससे मेरा कुछ रिश्ता है, और इस बात का पता लगाने में डीएनए लैब में गया। क्या हुआ? क्या हुआ? ओम स्वरूप मेरे पिता है। पर डॉक्टर ओम स्वरूप तो उन दिनों नैना से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, पर नैना मेरी माँ नहीं हो सकती थी, क्योंकि यदि डॉक्टर ओम स्वरूप मेरे पिता है, जो कि साबित हो चुका था, तो यकीनन मेरी माँ कोई पराजीव ही हो सकती थी। पराजीव? तुम्हारी माँ पराजीव कैसे हो सकती है? मैं नैना को चाहता हूँ, बेहद चाहता हूँ। हालांकि आज तक मैंने उसे ये बात कही नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो मुझे अच्छी तरह समझती है और पसंद भी करती है। यहाँ तक कि उसने एक पत्नी की तरह हुक्म भी चलाना शुरू कर दिया है। अभी तो सिर्फ शादी करना बाकी है। लेकिन वो मेरी माँ नहीं है। लेकिन क्यों? जब मैं नैना के सिवा किसी दूसरे लड़की को छूने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो पराजीव का सवाल ही कहाँ से पैदा होता है? कालिक का मालिक काला साया अपनी बेटी परछाई को डॉक्टर ओम स्वरूप को खत्म करने के लिए पृथ्वी पर भेज चुका था। दूसरी तरफ बाबा मुझे अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिए थे, पर इससे पहले कि मैं बाबा को पराजीवों के हमले के बारे में कुछ कह पाता, नैना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ नैना। हाँ नैना, दिलो जान से। नैना, भविष्य सैकड़ों संभावनाओं में से एक संभावना है। भविष्य निश्चित नहीं होता। हमारा भविष्य वही होगा जो हम मिलकर बनाएंगे। आज तक हमारे बीच जो संभावना पैदा हुई है, उसे कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन आज वक्त आ गया है उसे नाम देने का। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ नैना। मुझसे शादी करोगी? नैना जी के शरीर को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे परछाई से जब बाबा ने नैना समझकर अपने प्यार का इजहार किया, तभी एक नए भविष्य की संभावना तैयार हो गई थी, मेरे जन्म की संभावना। क्योंकि मेरी माँ यानी परछाई को भी बाबा से प्यार हो गया। नैना, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? नैना, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारी आंखों में आंसू? आज मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है, प्यार का स्पर्श क्या होता है। अगर आज मैं अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता तो न जाने कब। आज अगर आप अपनी मन की बात मुझसे न कहते तो मैं शायद ये कभी जान ही नहीं पाती कि एक इंसान दूसरे इंसान को क्या कुछ महसूस करा सकता है, चंद लम्हों में, चंद अल्फाजों में। ओम, आज मुझे पता चला कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आपने आज मुझे बहुत बड़ी गलती करने से रोक दिया। कैसी गलती? भूल जाइए, जब गलती हुई ही नहीं तो अब कभी होगी भी नहीं। पर एक गलती हो चुकी थी। माँ को बाबा से प्यार हो गया था,
एक पराजीव को मानव से प्यार, माँ को बाबा से प्यार करने की बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। और ऐलान करते हैं कि हमारी बेटी पर छाई पानी उसे देखते ही मिटाना चाहिए। जो होगी काला साहब। हाँ, मेरी माँ बागी थी। उन्होंने प्यार के लिए, मानव कल्याण के लिए काला साया से बगावत कर ली। माँ बाबा को कभी एक साथ हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था, पर किस्मत ने फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जिस माँ और बाबा से मैं बचपन से मिलना चाहता था, आज फिर से उनसे बिछड़ने की बारी आ गई। आप दोनों की भलाई इसी में है कि आप दोनों मेरे साथ इसी वक्त एक ऐसे आयाम में चलिए जहाँ काली का कोई भी साया आप दोनों पर न पड़े। ये कैसे हो सकता है? जीवन कौन चलाएगा? मैं। तुम जीवन कैसे चला सकते हो? वो तो एकदम नई टेक्नोलॉजी है। बाबा, ये टेक्नोलॉजी आपके लिए नहीं होगी, ये मेरे लिए तो 125 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। क्या 125 साल के बाद भी मेरी जीवन चलती है? जी नहीं, हमारे समय में आपकी जीवन का बहुत विकास हुआ है और कई दूसरे तरह के भी जीवन मौजूद हैं। मैं हर तरह का जीवन इस्तेमाल करना जानता हूँ। आप बेफिक्र होकर परछाई के साथ चली जाइए। पृथ्वी मेरी भी माँ है, मैं जी जान से उसकी रक्षा करूंगी। आपकी जीवन है ना मेरे पास? अच्छा, क्यों मुझे ये बताओ, जीवन कौन से ईंधन से चलती है? बाबा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जीवन किसी ईंधन से नहीं चलती। पृथ्वी का सूर्य के प्रति जो आकर्षण है, वो उस आकर्षण को ताकत में बदलती है और इस ताकत का इस्तेमाल सैटेलाइट की मदद से पृथ्वी का सुरक्षा कवच बनाने के लिए भी किया जा सकता है और इसी ताकत के प्रतिबिंब को लेकर पराजीवों के यानों पर हमला भी किया जा सकता है। और बाबा, आप नहीं जानते, लेकिन आज से 100 साल बाद इसी ताकत की मदद से हर घर में पानी होगा और हर घर में बिजली। अगर आप पृथ्वी और कालिक के बीच समझौता नहीं करवा सके, तो आज जो युद्ध शुरू हुआ है कभी खत्म नहीं होगा। मेरी बात मानिए, मेरा इम्तिहान लेना बंद कीजिए और जाइए परछाई के साथ। इसी में हम सबकी भलाई है। मुझे तुम पर गर्व है बेटी। तुम इतनी दूर के समय से आए हो और फिर भी तुम्हें हमारी पृथ्वी से कितना प्यार है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा इतना काबिल और देशभक्त इंसान है। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था। हमें साथ साथ वक्त बिताने का कोई मौका ही नहीं मिला और अब जब मौका मिला है, तब तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? बाबा, आप भी जानते हैं कि आपका जाना बहुत जरूरी है। जानता हूं, आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं जाऊंगा तो किसी अपने को अपने पीछे छोड़ कर जाऊंगा। बाबा, हम जल्दी मिलेंगे। चलो परछाई, हमें कहाँ जाना? फिर मिलेंगे कैप्टन। फिर मिलेंगे। जिंदाबाद। जिंदाबाद। एक बार फिर रह गया मैं और मेरी तन्हाई। नहीं, एक और इंसान था जो मेरी तन्हाई का सबब जानता था, जो मेरे माँ और बाबा को जानता था, जो सब कुछ जानकर भी अनजान बना रहता था। मुझे यकीन नहीं आता कि सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझसे सच छुपाया। कितनी बार, न जाने कितनी बार मैंने आपसे मेरे माँ बाप के बारे में पूछा और आपने मुझे हमेशा अंधकार में रखा। अनाथ न होते हुए भी अनाथ की तरह मुझे बड़ा किया गया। ऐसी कौन सी वजह थी? कौन सी वजह थी जो जन्म के रिश्ते से भी बढ़कर है? अभी मैं तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता। एस्ट्रोगुरु, आप ये तो बता सकते हैं कि मेरे माँ बाप है कहाँ? मैं जानता हूं कि वो जिंदा है, लेकिन कहाँ है? देखो कैप्टन ब्यो, तुम एक बार फिर अपने माँ बाप से मिलोगे और उनके साथ रहोगे भी, लेकिन तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार, फिर वही इंतजार, वही मन में माँ और बाबा को पुकारने की ललक, उनके साथ बैठकर सुख दुख की बातें करने की लालसा। कितने खुशनसीब होंगे वो लोग जिनके माँ बाबा उनके साथ रहते हैं।
पर मेरा कसूर क्या था? मेरे माँ और बाबा मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते? लेकिन किससे मैं मांगू इसका जवाब? कैप्टन व्योम के सभी सवालों का जवाब कालिक ग्रह के मालिक मेरे सवालों का पराजीव के मालिक से क्या संबंध हो सकता है? पिछले सवालों का जवाब मिला ही नहीं कि एस्ट्रो गुरु ने मेरे इस सवालों से भरी जिंदगी में एक और सवाल जोड़ दिया। अपनी इस सवालों से भरी जिंदगी को लेकर मैं कहां जाता? खैर, इन सवालों से बड़ा सवाल था पृथ्वी की रक्षा का, और मैं पृथ्वी को बचाने और काला सायों को खत्म करने 7वें आयाम को जा रहा था। अचानक मैं कहीं भटक गया। बाबा। हाँ बेटे, हम ही तुम्हें यहाँ लाए हैं। तुम इस वक्त 12वें आयाम में हो बेटे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूं या दुखी। इतने दिनों के बाद मैं अपने माँ और बाबा से मिला भी तो तब, जब मैं अपनी धरती माँ को बचाने जा रहा था। वक्त कितना कम था, इसलिए मैंने अपने दिल में उमड़ रहे तमाम सवालों को वही खोलकर रख दिया। लेकिन वो कौन सी वजह थी बाबा, जो आज तक आप लोग मुझसे दूर रहे? हम मजबूर थे व्योम। कैसी मजबूरी माँ? माँ का दिल हमेशा बच्चे के लिए तड़पता है। फिर आपको मेरी याद क्यों नहीं आई? मुझे तुम्हारी याद हमेशा आई व्योम, लेकिन तुम्हारे पिता की जान सलामत रहे, इसीलिए हमें एक कदम उठाना पड़ा। व्योम बेटे, जितना तुम हमारे लिए तड़पे हो, उतना ही हम भी तड़पे हैं। लेकिन हमारे आपसी रिश्ते से भी बढ़कर था पृथ्वी का कायम रहना। और सिर्फ तुम ही हो व्योम जो पराजीवों और उनके मालिक को खत्म कर सकते हो। पराजीवों का मालिक? हाँ व्योम, कालिक का शहंशाह। वो जिस सुरक्षा कवच में रहता है, उसे सिर्फ ये हथियार भेज सकता है। इसे अपने साथ ले जाओ। माँ और बाबा से मिलने की खुशी और माँ से मिले काला साया को खत्म करने के विशेष हथियार ने मेरी कालिक पर विजय निश्चित कर दी थी। ये तुम्हारे पास नहीं, ये तुम्हारे ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो सिर्फ परछाई के पास था। हाँ, और परछाई से सिर्फ अपने बेटे को दे सकती थी ना? हाँ, इसका मतलब तुम परछाई के बेटे हो। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तो तुम्हारा नाना हूँ व्योम। हाँ बेटे, मैं तुम्हारा नाना हूँ। मेरा भी खून है तुम में। हाँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इन उलझुल बातों पर मैं यकीन करूंगा? अरे यकीन नहीं आता तो अपने एस्ट्रो गुरु से पूछ लो। हाँ एस्ट्रो महान, आप ही कुछ कहिए ना, कहिए ना एस्ट्रो महान। मैं नाना हूं इसका। जवाब दीजिए एस्ट्रो गुरु। एस्ट्रो गुरु जवाब दीजिए। एस्ट्रो गुरु, आज तक आपने मेरे हर सवाल को समय के ऊपर छोड़ा था, लेकिन आज मेरे इस सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। बोलिए एस्ट्रो गुरु, बोलिए। हाँ, नहीं व्योम, हथियार उठाओ। मैं जानता था सच्चाई जानते ही तुम जज्बाती हो जाओगे, इसीलिए मैं कैप्टन व्योम, अपने फर्ज को पूरा करो, हथियार सामने लाओ। तुमने समय की दुआई दी थी,
देखो, तुम्हारे लाख ना चाहने के बावजूद समय हमें इस मोड़ पर ले आया। और अब व्योम बेटे, तुम ठीक तो हो ना बेटे? आज से तुम पृथ्वी के लिए कालिक की अमानत हो बेटे। हाँ बेटे, ये सब कुछ तुम्हारा है। आज से तुम यहाँ के मालिक हो। नहीं नहीं व्योम, इसकी बातों में मत आना। ये पृथ्वी को मेरे सिवाय कोई नहीं बचा सकता एस्ट्रोनॉट। अगर व्योम ने चाहा तो वो देखो 24 घंटे पूरे होने वाले हैं। अगर पृथ्वी को बचाना है ना व्योम बेटी, तो तुम्हें कालिक को अपनाना ही होगा। बोलो, मंजूर है बेटी? लेकिन एक बार फिर किस्मत ने मुझे मेरी एक माँ से दूर कर दिया। आज तक मैं धरती माँ के साथ था, जिनके गोद में मैं खेला, जिनके गोद में मैंने चलना सीखा और बड़ा हुआ। जबकि आज मैं अपनी उस माँ के पास हूँ जिसके कोख से मैंने जन्म लिया, जिसे हमेशा मैंने पाना चाहा। एक बार फिर पृथ्वी की जगह मेरी तन्हाइयों ने ले ली है। पर इससे पहले कि मेरी तन्हाइयां मुझे फिर से डरावने सपने दिखाने शुरू कर दें, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्द वो